क्या? हिंदी मीडियम में पढ़ा था इसलिए पूछा हूँ सही से। हाँ तो उससे और उसका और ये जो 14 जनवरी को जो अपन मनाते हैं हाँ, वो कोई संबंध नहीं है। ये आपका धार्मिक आधार पे जो हमारे क्या बोलते हैं उसमें पंचांग वगैरह में जो है सूर्य की स्थिति चेंज होती है, तो उसके अकॉर्डिंग मकर संक्रांति मनाते हैं। और ये सूर्य की हमारी लंबवत स्थिति जो होती है उसके अकॉर्डिंग नाम दिया गया है। ठीक है, तो हाँ, इंग्लिश वर्ड की स्पेलिंग क्या है? वर्नल। पता नहीं, देखना पड़ेगा इसके वर्ड, मेरे दिमाग इंग्लिश मतलब आया नहीं है। ठीक है, हम लोग हाँ हाँ, तो हो सकता है वो वाला होगा। हिंदी में बसंत विषु है और उसमें आपका जो शरद है, तो बसंत का इंग्लिश क्या होता है? स्प्रिंग है, तो वर्नल भी होगा वो। ठीक है, क्योंकि बसंत ऋतु होता है हमारे इंडियन कंटेक्स में यूज किया गया है, और वर्ल्ड कंटेक्स में इस वर्ड जो है थोड़ा अलग से यूज किया गया। वर्नल VER ना, उसका ऑटम होगा। ठीक है, चलिए, तो मेरे को भी एक नॉलेज, हम लोग भी तुम लोग से सीखते रहते हैं कुछ नया चीज़। ठीक है, लिख लेना इंग्लिश मीडियम वाले, स्प्रिंग और वर्नल दोनों एक ही है। स्प्रिंग इक्विनॉक्स या एक नया वर्ड वर्नल इक्विनॉक्स। 21 मार्च वाले को वर्नल इक्विनॉक्स भी कहते हैं, वर्नल इक्विनॉक्स भी कहते हैं। चलिए, और कहा है बाकी लोग? विकासशील कहा गया? हाँ, रायपुर। चलिए, और कोई प्रॉब्लम कल की? हो गया, क्वेश्चन बन गए? चंद्रिका, जितने क्वेश्चंस थे बन गए पूरे जो पढ़ाए उसमें से? ठीक है, चलिए, तो अब आते हैं नेक्स्ट, उसी से रिलेटेड टेम्परेचर है। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर हम लोग यहाँ पे क्लाइमेटोलॉजी में टेम्परेचर का मतलब हो जाता है टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, है कि नहीं? टेम्परेचर ऑफ, है ना, एटमॉस्फेयर। जब क्लाइमेटोलॉजी में टेम्परेचर पढ़ते हैं तो इसका मतलब हमें किसकी बात कर रहे हैं? वायुमंडल के टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। और वायुमंडल का टेम्परेचर हिंदी में हो जाएगा वायुमंडल का टेम्परेचर, वायुमंडल का तापमान, या सिर्फ तापमान भी लिखा, हेडिंग आपकी तापमान भी होगा, कई जगह सिर्फ तापमान लिखा होगा। तो हमने कल जो पढ़ा इंसोलेशन, तो इंसोलेशन तो आपका क्या है? ये हो गया आपका सोर्स, है कि नहीं? ये तो हो गया आपका सूर्य। क्या हो गया? सूर्य से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती है जिसको हम लोग इंसोलेशन के रूप में आपके जो है क्वांटिटी या अमाउंट के रूप में देखते हैं। तो ये तो आपका इसको हीट करेगा, इंसुलेशन क्या करेगा? सरफेस को हीट करेगा। हीट करने से फिर उससे जो उसका जो रिजल्ट होगा उसको हम लोग किस में मापते हैं? टेम्परेचर में मापते हैं, है कि नहीं? कोई भी चीज़ हीट होती है, गर्म होती है, तो उसको हम लोग किस रूप में मापते हैं? तापमान के रूप में मापते हैं, टेम्परेचर के रूप में मेजर करते हैं। यही होता है ना भाई? तो तापमान और उष्मा में क्या फ़र्क है? टेम्परेचर एंड आपका हीट एनर्जी, उष्मा में क्या इफेक्ट डिफरेंस है बताओ? तापमान और उष्मा। हाई टेम्परेचर हीट नहीं होगा। और दिमाग लगा के बताओ, उष्मा और तापमान में क्या संबंध है या क्या डिफरेंस है? हीट एंड टेम्परेचर का क्या रिलेशन है? ठीक है, और बाकी लोग भी सोचो भाई, दिमाग तो लगाओ, कुछ तो पढ़े होंगे बचपन में। हीट ट्रांसफ़र होती है, टेम्परेचर ट्रांसफ़र नहीं होता है, हैं? आकांक्षा, नहीं, हीट का तो यूनिट अलग हो जाएगी, कैलोरी। तो हीट जो है उस ऊर्जा का एक रूप है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। समझ में आया? हीट क्या हो गया? इसलिए इसकी हीट को हम मेज़र करते हैं कैलोरी में ही करते हैं। आपका उष्मा की भी का यूनिट क्या है? आपका जो है
उष्मा की यूनिट भी क्या है, हीट की यूनिट भी क्या है आपका, कैलोरी है। और इस ऊर्जा के कारण से कोई चीज़ गर्म या ठंडी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। हीट जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्म होगा, और हीट वहाँ से रिमूव होगी तो हीट हटेगी तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, ठंडी होगी वस्तु। तो हीट जो है कारण हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया, रिजल्ट है ना। टेम्परेचर क्या हो गया आपका जो है, रिजल्ट हो गया, और हीट उसका क्या हो गया, कारण हो गया। तो कारण कार्य कारण संबंध हो गया है ना, कार्य कारण संबंध हो गया आपका, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। ये कॉज हो गया और ये क्या होगा, उसका इफेक्ट हो गया। समझ पा रहे हो, कार्य कारण संबंध। तो यहाँ पे कार्य कारण संबंध का मतलब ये है कि कारण क्या हो गया, ऊर्जा या उष्मा हो गई, और उसका कार्य क्या हो गया आपका जो है, उसका रिजल्ट क्या हो गया आपका जो है, उसका कार्य का रिजल्ट, उष्मा का कार्य या रिजल्ट क्या हो गया आपका, टेम्परेचर हो गया। इसलिए दोनों की यूनिट अलग अलग। तापमान का तो डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री केल्विन, ये सब अलग अलग लेते हैं हम लोग, है कि नहीं। टेम्परेचर की अलग अलग कई सारी यूनिट्स लेते हैं। तो ये तापमान और उष्मा में डिफरेंस हो गया, राइट। अब एक एग्जांपल, दोनों में अंतर कैसे होता है। और जैसे मान लेते हैं एक छोटा बर्तन है, एक बड़ा बर्तन है, दोनों में पानी भरा हुआ है, और दोनों का टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो टेम्परेचर तो सेम है, लेकिन हीट या एनर्जी वहाँ पे दोनों में क्या होगा, सेम होगा, अलग होगा। एक छोटा बर्तन है, एक बड़ा बर्तन है, दोनों में पानी भरा है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, 25 डिग्री टेम्परेचर वाला पानी है उसमें, लेकिन उष्मा की मात्रा दोनों में कम होगी, ज़्यादा होगी या बराबर होगी, किस में ज़्यादा होगी, है ना, बड़े वाले बर्तन में। तो टेम्परेचर सेम है, लेकिन उष्मा की मात्रा डिपेंड करेगी कितना वॉल्यूम है, कितना आयतन है, उस पर डिपेंड करेगी, है ना। टेम्परेचर सेम हो सकता है, लेकिन जैसे इस कमरे का टेम्परेचर, उस कमरे का टेम्परेचर, दोनों 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाने में उसमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी हमें, ज़्यादा कूलिंग करना पड़े, 2-3-4 AC लगाएंगे तब 25 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, या बढ़ाना हो तो ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। आई ना बात समझ में। तो टेम्परेचर सेम हो सकते हैं, उष्मा की मात्रा अलग अलग हो सकती है। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, कहीं पे स्टेटमेंट वगैरह देगा तो दिमाग खुला होना चाहिए, इसलिए बता दे रहा हूँ। चलिए, तो अब आते हैं हम लोग तापमान, वायुमंडल के तापमान में। तो सबसे पहला वायुमंडल का तापमान का सोर्स क्या है, स्रोत, डायरेक्टली किस वायुमंडल बताया किससे गर्म होता है, कल बताया था मैंने, परसों 1-2 दिन की क्लास पहले बताया था कि वायुमंडल सीधे सूर्य की किरणों से गर्म है ना। पहले धरातल सरफेस सूर्य की किरणों से, सूर्य की किरणों से सबसे पहले सरफेस गर्म होता है। एटमॉस्फेयर, वायुमंडल डायरेक्टली सूर्य की किरणों से गर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि ये आर पार क्रॉस करके धरातल तक आ रही है, आर पार क्रॉस करके धरातल तक आ रही है। क्लियर पॉइंट। तो इस तरीके से ये आपका वायुमंडल को क्रॉस करके फिर सरफेस गर्म होता है। इससे जो किरणें निकलती है, इससे जो विकिरण निकलती है, ये आपका लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है। लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है, दीर्घ पार्थिव विकिरण होती है। तो इससे वायुमंडल गर्म होता है, क्योंकि इन दीर्घ पार्थिव तरंगों को कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और जो अदर ग्रीन हाउस गैसेस है, GHG का मतलब ग्रीन हाउस गैसेस, ये क्या करती है, अवशोषित करती है। ये क्या करती है आपका जो इन सब, इसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, तब जाके एटमॉस्फेयर गर्म होता है। आ गई बस समझ में। तो सोर्स में वैसे तो देखेंगे तो मुख्य सोर्स, मेन सोर्स आपका सन ही है, मेन सोर्स आपका जो है सन ही है, सन है। लेकिन इनडायरेक्ट सोर्स है ये मेन सोर्स, बट ये क्या है आपका सन जो है अप्रत्यक्ष स्रोत है अब इनडायरेक्टली।
और डायरेक्टली कौन गर्म करता है? तो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली कौन गर्म करता है? तो आपका प्रत्यक्ष रूप से दीर्घ पार्थिव तरंगे गर्म करती है। प्रत्यक्ष रूप से कौन सा आएगा? तो ये वाला आ जाएगा, है कि नहीं? डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती है एटमॉस्फेयर को हीट करने में, वह कौन सी होगी? लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। लेकिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल इनडायरेक्टली कौन होती है? तो देखेंगे तो सूर्य ही होता है। तो मेन सोर्स तो आपका सूर्य ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट ये इनडायरेक्टली एटमॉस्फेयर को गर्म करने में रिस्पॉन्सिबल रहेगा। डायरेक्टली कौन रहेंगे? आपका लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन रहेगी, दीर्घ तरंगे पार्थिव विकिरण रहेंगे। क्लियर है ललिता? क्लियर है? चलिए, ये तो हम लोग का सोर्स हो गया। अब ये जो पृथ्वी से निकलने वाली किरण है, एटमॉस्फेयर को किस प्रोसेस से गर्म करती है उसको देखेंगे। प्रोसेस, प्रक्रियाएं। चलूँ आगे? ये सब हम लोग कोई एडवांस नहीं पढ़ रहे, एनसीईआरटी का ही पार्ट है। अभी जाके एनसीईआरटी खोलेंगे तो 12वीं क्लास तक, 11वीं के एनसीईआरटी में, 11वीं के एनसीईआरटी में दिया होगा। ठीक है, तभी आप लोग को ऐसा एडवांस चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना। बेसिक एनसीईआरटी की चीज़ें ही है, जाके देखोगे तो मिल जाएगा। अब आते हैं आपका जो है वायुमंडल का गर्म एवं ठंडे होने की प्रक्रिया। वायुमंडल को गर्म और ठंडे होने की प्रक्रिया, राइट? हाँ, बता रहा हूँ। प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। आया समझ में? मतलब ये है कि वायुमंडल गर्म और ठंडा किन प्रक्रियाओं से होता है। तो सबसे पहला तो है आपका विकिरण, रेडिएशन। दूसरा आपका जो है मेन है संवहन, कन्वेक्शन। थर्ड है चालन, कंडक्शन। तो ये आपका इसका सीधा संबंध है आपका दीर्घ पार्थिव तरंगों से, दीर्घ पार्थिव विकिरण, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से इसका संबंध है। फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इसको। इसके अलावा दो प्रक्रियाएं और आएंगी जिसका संबंध अलग से, संघनन की गुप्त ऊष्मा से भी वायुमंडल गर्म होता है। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ये आपका तीनों प्रक्रियाएं लोअर एटमॉस्फेयर, निचला एटमॉस्फेयर, ये तीनों प्रक्रियाएं निचले वायुमंडल को गर्म करने में योगदान देती है। निचला वायुमंडल, लोअर एटमॉस्फेयर, निचला वायुमंडल गर्म या ठंडा जो होता है इस प्रोसेस से होता है, लोअर एटमॉस्फेयर। इसका संबंध है लोअर एटमॉस्फेयर से। सॉरी, ये नहीं आएगा, ये तीन वाली, ये तीन आएंगे। नीचे वाला अलग आएगा आपका। संघनन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है देखें, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन एक आएगा, और एक आपका जो है कुछ रुद्धोष्म प्रक्रिया का भी योगदान होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस।
इसका भी कंट्रीब्यूशन होता है। ये मुख्य रूप से अदर सोर्सेस में आएंगे। मेन तो तीन ये हैं, अन्य में ये दोनों आ जाएंगे, अन्य सोर्सेस, अदर्स। मेन जो एटमॉस्फेयर गर्म होता है वैसे इससे होता है, ठीक है। क्वेश्चन आया है, प्रीलिम्स में भी शायद आया है और मेंस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाँ, कुछ तो क्वेश्चन आया हुआ है, जाके देखना। तो जाके देखो उसको कहाँ से कितने आए हैं वो, और बन रहे नहीं बन रहे। मैंने फिर से कहा है कि खुद से देखते रहो, जो नहीं बनते लेते आओ। मेंस में भी, मेंस के भी क्वेश्चंस देख लेना। हाँ, मेंस के क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे? तो मेंस में जैसे प्रीलिम्स के लिए तो मोटा वाला ले रखा होगा सभी ने। हाँ हाँ, तो मेंस उसमें जो न्यू वर्जन आया शायद उसमें दिया हुआ है, मेंस का भी उसी में शायद दिया हुआ है। नहीं दिया है तो आपका कोई भी एआई यूज कर लो, है ना, आपका चैट जीपीटी जो भी है, गूगल में डाल लो। गूगल में डाल दोगे, क्या डालोगे कि यूपीएससी जीएस ज्योग्राफी मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल दो। 2013 में सिलेबस चेंज हुआ है तो 2013 से लेकर के 25 तक इस तरीके से लिख दो, तो कोई ना कोई साइट आपके सामने खुल जाएगी। गूगल में जाके डालोगे तो आ रहे बस समझ में। इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में, हिंदी वाले चाहिए तो सामने हिंदी लिख दो भाई, है ना। कमांड देना आना चाहिए, कमांड दिए तो पूरा नेट पे सब अवेलेबल है। कमांड क्या देना है ये दिमाग लगाना पड़ेगा। तो कमांड ये देना है आपको, क्या पेपर चाहिए, यूपीएससी का चाहिए, जीएस के लिए चाहिए, ऑप्शनल है तो ऑप्शनल लिख दो, ठीक है। 2013 से लेकर 2025 तक PYQs करके डाल दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाल दो, तो कोई ना कोई सभी साइट्स आ जाएंगी। बहुत सारी साइट्स खुलेंगी, उसमें एक साइट खोल लो। हिंदी में चाहिए तो हिंदी डाल दो, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश तो अपने आप आ जाता है कि नहीं। ज़रूरत नहीं है, 2013 में सिलेबस चेंज हुआ है, ठीक है, पैटर्न चेंज हुआ है, पूरा सिलेबस भी चेंज हुआ है और पैटर्न भी पूरा का पूरा चेंज हुआ है। तो हाँ, प्रीलिम्स वाला देख सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। ऑब्जेक्टिव वाले में तो 31 ईयर्स का दिया हुआ है तुम लोग के पास में, लेकिन मेंस के लिए 2013 के बाद पैटर्न चेंज हुआ है तो वाले क्वेश्चन ज़्यादा यूजफुल है आपके लिए। कम से कम 5 सालों का एक पैटर्न तो देखना ही है, 5 सालों में पता चलता है कि क्वेश्चन का ट्रेंड कैसे आ रहा है। हरी बात समझ में, तो ये देखना है। एनीवे, तो सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है, क्वेश्चन कहीं पर भी आ सकते हैं प्रीलिम्स में, कि वायुमंडल को गर्म और ठंडे होने की कौन कौन सी प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है, कि वायुमंडल किन किन प्रक्रियाओं से गर्म या ठंडा होता है। हाँ, बाय विच प्रोसेस एटमॉस्फेयर गेट हीटेड और कोल्ड। क्लियर है, तो ये ध्यान में रखना है। तो ये 5 प्रक्रियाएं, मेन तो 3 ही है, बुक्स में 3 ही दिया होगा, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये 3 ही पॉइंट लिखे होंगे, तो चौथा और 5वां नहीं दिया एनसीईआरटी में, लेटेंट हीट वगैरह। हाँ, वहाँ फिर अलग से ऐड करके हमने डाला होगा, ठीक है। एनसीईआरटी जो ओरिजिनल एनसीईआरटी पढ़ोगे तो 3 ही प्रक्रियाएं दी होंगी, ठीक है। तो ये हमने, ये अलग से, तो ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। हालांकि मेन प्रक्रिया यही है, लेकिन इनका भी कंट्रीब्यूशन है। और यूपीएससी मैंने कहा ना कि जो बुक्स में दिया रहता है वहाँ से थोड़ा आगे पूछता है, फिर वहीं पे फिर आप क्या हो जाता है, हमारी ज़रूरत पड़ती है। समझ में आया? इतनी सारी कोचिंग संस्थाएं चलती क्यों है, चाहे नीट जी की हो, चाहे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हो, कुछ तो इम्पोर्टेंस होगा ना। नीट जी में भी पैटर्न चेंज किया गया था, इसलिए कोचिंग संस्थाएं बंद हो जाएंगी, लेकिन और ज़्यादा बढ़ गई। तो हमारा काम क्या होता है, सिर्फ आप लोग को, आप बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, हम लोग कुछ गिने चुने उसी को पढ़ रहे, उसी को सोच रहे, उसी को समझ रहे, और पिछले 20 सालों से पढ़ा रहे, तो वो एक्सपर्टीज़ मिल जाती है। तो इसलिए कोच की भूमिका हमेशा रहेगी। 1000 में से 10 बच्चे होंगे जो ये बोलेंगे कि मैंने बिना कोचिंग के सिलेक्शन लिया हुआ है, और वो यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टाग्राम में वायरल हो जाता है। फिर कोचिंग, कुछ बच्चे सोचते हैं कि कोचिंग के बिना भी बन जाएंगे, लेकिन वो एक्स्ट्रॉर्डनरी होते हैं। उनको कितना समय लगा, ठीक है, उनको समय ज़्यादा लगा होगा, है कि नहीं। बिना कोचिंग के बने भी होंगे तो समय, अब जो चीज़ मैं आपको 2 घंटे में समझाता हूँ उसको तुम लोग खुद से करना चाहो, चाहे कंटेंट तो मिल जाएगा, कंटेंट की कोई कमी आज की डेट में नहीं है। अब गूगल में डालो, पूरा कंटेंट आपके सामने आ जाएगा, बहुत सारे आ जाएंगे। उसमें कौन सा काम का नहीं, वो छांटने में आपको
टाइम लगेगा, समझने में टाइम लगेगा। तो हम ये 2 घंटे में जो पढ़ाते हैं कम से कम मिनिमम 20 घंटे मान के चलो, या उससे ज़्यादा के घंटे की मेहनत आपकी बचा देते हैं। तो ये हमारा काम होता है, उसको समझा देते हैं, और उसको हम लोग क्या कर देते हैं, आपके जो आपको समझा देते हैं। आया समझ में? चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सबसे पहला विकिरण क्रिया। तो जैसे मैंने अभी बताया कि पृथ्वी, सबसे पहले सूर्य से पृथ्वी गर्म होती है, गर्म धरातल, हॉट सरफेस, और इस गर्म धरातल से जो रेडिएशंस निकलती है लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन LWTR, है कि नहीं, इसको एब्जॉर्ब कौन करते हैं यहाँ पे, इसका अवशोषण होता है किसके द्वारा, है ना, जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस है, ग्रीन हाउस गैसेस में मेन आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, है ना, और भी है मेथेन, और आपका जो है और बाकी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वगैरह आते हैं। लेकिन मेन आपका कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बताया था नीचे है 20 से 25 किलोमीटर के नीचे सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। और वाटर वेपर भी है, वाटर वेपर भी नीचे वाले भाग में रहती है। तो ये दो मुख्य रूप से, वाटर वेपर तो 8 से 9 किलोमीटर तक ही रहती है मेनली, ऊपर तो मिलती ही नहीं है कि नहीं। तो इस तरीके से दो मेजर सोर्स हो गए जो एब्जॉर्ब करते हीट को। तो एक होता है आपका, जैसे एग्जांपल लीजिए, अब हीटर जल रहा है यहाँ पर हीटर या चूल्हा जल रहा है, चूल्हे के सामने बैठते हो तो आपको गर्मी फील होती है, वो कौन सी प्रोसेस में आएगा, वो डायरेक्ट रेडिएशन में आएगा, क्योंकि आप डायरेक्टली रेडिएशन के इम्पैक्ट में हो। समझ पा रहे हो मेरी बात, कि हीटर के सामने बैठते हो या चूल्हे के सामने बैठते हो तो उससे जो आपको शरीर को गर्मी हीट फील हो रही है वो सीधा रेडिएशन आप तक पहुंच रही है डायरेक्टली, आपका शरीर उसको क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको रोक रहा है, और उस रेडिएशन से आपको गर्मी फील होती है। पॉइंट क्लियर है? तो इसके लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है। तो रेडिएशन के लिए जो है ये सीधा आपके शरीर या सीधा वायुमंडल को क्या करता है, सीधा गर्म करता है, प्रत्यक्ष रूप से गर्म करता है, सीधा बिना माध्यम के, विदाउट मीडियम के एटमॉस्फेयर को क्या करता है, गर्म करता है। विकिरण मिल रहा है तो गर्म करेगा, विकिरण छोड़ेगा तो फिर धीरे धीरे ठंडा भी होगा, है ना। गर्म और ठंडा का मतलब यहाँ पर है डायरेक्टली विदाउट मीडियम इट हीटेड द एटमॉस्फेयर, डायरेक्टली विदाउट मीडियम इट हीटेड द एटमॉस्फेयर, सीधा बिना किसी माध्यम के वायुमंडल को क्या करता है, गर्म करता है। आया समझ में? तो यहाँ पे हीटर जलाएंगे तो यहाँ तक सामने वाली रो तक सबको डायरेक्ट हीट मिलेगी और उनको गर्मी ज़्यादा फील होगी, पीछे वालों को भी गर्मी फील उतनी नहीं होगी, क्योंकि पीछे तक रेडिएशन का इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। आया समझ में? लेकिन थोड़ी देर बाद पूरा कमरा गर्म हो जाता है, वो कैसे हुआ? तो फिर उसके लिए संवहन प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके लिए कौन सी प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होती है? आपका जो है कन्वेक्शन प्रोसेस। कैसे? कि जो हीटर है कि नहीं, तो हीटर की पास की हवा क्या हो जाएगी आपकी, इसके आसपास की एयर्स क्या होगी, वार्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। हीटर के पास की हवा डायरेक्टली रेडिएशन से क्या हो गया, ये रेडिएशन हो गया डायरेक्टली, तो डायरेक्टली रेडिएशन से आसपास की हवा क्या हो गई आपकी, हीटर के आसपास की हवा क्या हो गई, गर्म हो गई, है कि नहीं। हीटर के आसपास डायरेक्टली रेडिएशन से हवा गर्म हो गई, और जैसे हवा गर्म होती है हल्की हो जाती है, ऊपर उठना स्टार्ट कर देती है। क्लियर है पॉइंट? तो गर्म हवा ऊपर उड़ गई, वार्म एयर, गर्म हवा क्या हो गई आपकी जो है, वार्म एयर अपलिफ्ट कर गई, ऊपर उठना का मतलब अपलिफ्ट कर गई आपकी जो है। अब इसका स्थान लेने के लिए आसपास की ठंडी हवा आएगी, इसका स्थान लेने के लिए आसपास की क्या होगी आपकी जो है, आसपास की हवा फिर से ठंडी वाली नीचे बैठेगी और इस हीटर की ओर खींचेगी, है कि नहीं। फिर ये गर्म होगी, ये भी उठेगी, और इस तरीके से थोड़ी देर बाद ये पूरा कमरा क्या हो जाएगा आपका, गर्म हो जाएगा। आ रही बात समझ में? यहाँ की गर्म हवा ऊपर उठी, उधर से ठंडी हवा इधर आई, ये गर्म हवा उधर चली गई, फिर ठंडी हवा इधर आई, ये गर्म हवा फिर उधर चली गई, और इस तरीके से पूरा कमरा थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, गर्म हो जाता है। तो जो भी लिक्विड फॉर्म में होता है, जो भी आपका जो है, पानी भी इसी प्रोसेस से गर्म होता है। यदि बर्तन में गर्म करोगे तो, है ना, नीचे से पानी गर्म करोगे तो बुलबुलों के रूप में ऊपर उठता है पहले,
तो गर्म होकर पानी बुलबुलों के ऊपर उठता है, फिर ठंडा पानी नीचे बैठता है, फिर इस तरीके से पूरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और उसी को हम लोग कहते हैं कन्वेक्शन। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी जो है कन्वेक्शन कहलाती है। हाँ वो ठंडे होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। क्लाउड्स में तो टेम्परेचर कम होता है, एयर जो वाटर वेपर है वो पास पास आ जाती है। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस जो बता रहा हूँ किसी भी कमरे को गर्म करने में या एटमॉस्फेयर को गर्म करने में, जैसे सूर्य की किरणें आई, पृथ्वी गर्म हो गई, पृथ्वी के पास की हवा गर्म होकर के ऊपर उठी, आसपास की ठंडी हवा फिर आएगी और इस तरीके से पूरा एटमॉस्फेयर भी क्या होता है गर्म होता है। तो सेकंड जो प्रोसेस है जो पूरे एटमॉस्फेयर को गर्म करने में रोल प्ले करती है वो कौन सी हो गई आपकी कन्वेक्शन हो गई, राइट। तो ये दो प्रक्रियाएं हो गई। कन्वेक्शन का डायग्राम बना लो, बाकी तो चीज़ें समझ लेना है। संवहन, चलिए आगे। तो अब आते हैं चालन। तो चालन का कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है ना, चालन का इसका बहुत ही कम योगदान होता है, लेस कंट्रीब्यूशन, क्योंकि चालन मुख्यतः किस में होता है, ठोस में होता है। चालन का योगदान कम योगदान होता है, लेस कंट्रीब्यूशन होता है, बट जीरो नहीं होता है ना, लेस जरूर है बट नॉट जीरो। तो चालन क्या प्रोसेस होती है भी बताओ, कौन बताएगा। कंडक्शन क्या होता है बताओ। मीडियम में होता है, सॉलिड में होता है, बताओ उदित, हाथ क्या खड़े किया। ठीक है, खाना बनाया तो चम्मच थोड़ी देर रखी रह जाती कहाँ पर, कढ़ाई के अंदर, और धोखे से भूल गए और जाके फिर पकड़ लिए। सबके साथ एक आध बार हुआ होगा जो किचन में जाते होंगे, हाथ जला होगा, है कि नहीं। तो चम्मच का तो बस आधा भाग तो ऊपर ही था, गैस से उसका ज़्यादा संबंध नहीं था, सिर्फ ये वाला भाग आपका कढ़ाई के अंदर था, लेकिन उसके बाद भी ऊपर वाला भाग गर्म कैसे हुआ। तो कंडक्शन प्रोसेस है, इसमें हीट ट्रांसफ़र होती है, मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, है ना। जैसे देखो विकिरण में माध्यम की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना, इसमें माध्यम होता है लेकिन ये लिक्विड लूज पार्टिकल्स होंगे इसमें जो है ना, इसमें क्या होंगे, लूज कण होंगे, लूज पार्टिकल्स होंगे। और इसमें क्या होता है, सॉलिड में होता है। चालन किस में होता है, सॉलिड में। इसमें हीट ट्रांसफ़र होती है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, पार्टिकल्स ट्रांसफ़र नहीं होते। जबकि कन्वेक्शन में क्या हो रहा है, एयर पार्टिकल्स ट्रांसफ़र हो रहा है, आई ना बात समझ में। तो कंडक्शन में हीट ट्रांसफ़र होती है, पार्टिकल्स नहीं होते, कण स्थिर होते हैं, हीट ट्रांसफ़र होती है, ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है। हीट ट्रांसफ़र होती है, ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है। आया समझ में। तो चालन सॉलिड में होता है, लेकिन एटमॉस्फेयर में फिर हम इसको क्यों ले रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन होगा। कैसे, क्योंकि जो एयर है, एयर के पार्टिकल्स भी आपस में कहीं ना कहीं क्या है, कांटेक्ट में। एयर के पार्टिकल्स भी आपस में कहीं ना कहीं क्या है, तो ये अर्थ सरफेस हो गया, ये सरफेस गर्म हो गई, इसके कांटेक्ट में एयर पार्टिकल्स है, तो कुछ एनर्जी या हीट ट्रांसफ़र पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स को होगी, फिर उस एयर पार्टिकल्स के कांटेक्ट में दूसरा पार्टिकल्स है, फिर तीसरा है। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ अमाउंट आपका जो है कंडक्शन का भी होता है, बट मैंने कहा इट्स अ नेग्लिजिबल। यदि इन तीनों में देखा जाए तो तीनों में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होगा, किसी एटमॉस्फेयर को गर्म करने में, तो ये आएगा, कन्वेक्शन आएगा। आया समझ में, क्योंकि कन्वेक्शन से ही पूरा एटमॉस्फेयर क्या हो रहा है आपका, गर्म हो रहा है। समझ पा रहे हो। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किस प्रोसेस का है, तो कन्वेक्शन का है। सेकंड नंबर फिर विकिरण का है, फिर थर्ड में आपका थोड़ा बहुत चालन आएगा। लेकिन पांचों को कंपेयर करेंगे तो सीक्वेंस चेंज होगा, भी आएंगे उसमें भी। तो इस तरीके से जो हमारी
टेरेस्ट्रियल रेडिएशन निकलती है, ये आपकी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन निकलती है, ये तीन प्रोसेस आपकी जो है इन्वॉल्व होती है लोअर एटमॉस्फेयर को गर्म करने में। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा तो ध्यान रखना है, इसलिए तीनों को ही मेन दिया हुआ है कि क्योंकि हम लोग लोअर एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, तो लोअर एटमॉस्फेयर को गर्म करने में किसका योगदान होता है? लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का कंट्रीब्यूशन होता है, और ये तीन प्रोसेस के थ्रू एटमॉस्फेयर को क्या करती है? लोअर एटमॉस्फेयर को गर्म करती है। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी प्रकार का माइंड में? ना, कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चन है, इजी भी है, समझ गए तो, और नहीं समझने वाले ऐसी कोई बात नहीं है, इतना तो बचपन में ही पढ़ा होगा। मैंने कहा ना 11वीं क्लास के एनसीईआरटी जाके खोल के देखोगे तो पॉइंट दिए हुए, उसी को मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी एडवांस में तो समझ गए ना, तो 11वीं क्लास से ज़्यादा का दिमाग तो आ ही गया होगा, सब 12वीं पास हो, है कि नहीं? सभी के सभी 12वीं पास हो, 12वीं से पहले वालों को एडमिशन देते नहीं है। आए थे एक दो बच्चे 10वीं पास होकर आईएएस के एडमिशन तैयारी, मतलब खेल लो कूद लो यार अभी जा करके अभी से कहा इसमें आए थे एक दो पेरेंट्स लोग आए थे कि सर अभी से आईएएस की तैयारी करवाना चाह रहे, 10वीं के बाद से लेके आए थे। एक तो 6वीं वाला फ़ोन किया था तो मैंने कहा बच्चे को जीने दो ठीक है, इसके लिए बहुत उम्र पड़ी है, 12वीं के बाद लगा देना, पास 3-4 साल 5 साल बहुत होते हैं, ठीक है, समझ गया ना भाई? 12वीं के पास ग्रेजुएशन करते करते 3 साल मिल गया, उसके बाद 1 साल और अच्छे से दे दो तो चीज़ें आपके पकड़ में आ जाती है। बस ये है कि कंटिन्यूटी बनी रहे, कंसिस्टेंसी बनी रहे, बीच बीच में कुछ कारणों से, कारण बहुत सारे होते हैं, गायब रहेंगे तो थोड़ा सा फिर आगे और टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। चलिए ये समझ में आ गया। अब आते हैं संघनन की गुप्त ऊष्मा में। चलूँ आगे, तीसरा के बाद चौथा पॉइंट है संघनन की गुप्त ऊष्मा। तो ये क्या है उसको देखते हैं, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो सबसे पहले तो गुप्त ऊष्मा देखनी पड़ेगी, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा। तो फिजिक्स वाले बताओ लेटेंट हीट क्या है? साक्षी बताओ, जी वगैरह की तैयारी किए थे 12वीं के बाद? नहीं किए? क्या है लेटेंट हीट? समीर बाबू, नाम तो सुना होगा है ना। लेटेंट हीट होता है एक स्पेसिफिक हीट होता है, पानी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए विशिष्ट ऊष्मा करके एक वर्ड यूज होता है। स्पेसिफिक हीट बताओ कुछ और। खुशबू, पहले बज के निकल के कॉमर्स वाले में कर गए। तुम क्या नाम? ललिता, तुम्हारा भी साइंस है ना 12वीं तक? नहीं 12वीं तक साइंस नहीं है? 12वीं तक साइंस वाले कौन कौन है? बहुत लोग हैं, बताओ। निशी, ठीक है, फिजिक्स तो पढ़ा ही होगा थोड़ा बहुत। चलिए लेटेंट हीट, पहले तो शब्द को समझो। गुप्त का मतलब छुपी हुई ऊष्मा, यदि ऐसे वर्ड में देखेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? छुपी हुई ऊष्मा। तो ऊष्मा कहाँ छुपी होती है समझिए। पानी, उस दिन बताया था मैंने, जैसे कि आप घर में खाना बनाते हो और जो वाष्प होता है, वेपर होता है आपका जो है, उसके ऊपर अचानक से तुम्हारा हाथ आ जाए तो कैसा फील होता है? ठंडा फील होता है कि गर्म फील होता है? तेजी से जलता है कि नहीं? बर्तन को जैसे हटाते हैं और उसके ऊपर भाप के ऊपर हमारा हाथ आता है तो बहुत तेजी से जलता है। इसका मतलब वो जल क्यों रहा है? इसका मतलब है कि तेजी से कोई हीट आपके हाथ को मिल रही है। वो हीट कहाँ से आई? हाँ, तो ये वेपर के अंदर जो है कहीं ना कहीं क्या है, इस वेपर के अंदर हीट छुपी हुई है कि नहीं? इस वेपर के अंदर, वाष्प के अंदर, हिंदी में क्या कहते हैं, वाष्प के अंदर क्या छुपी हुई है? आपकी हीट छुपी हुई है। जैसे ही इसका हमारा हाथ ऊपर आता है, इस तुरंत क्या हो जाता है? कंडेंसेशन हो जाता है। जैसे ही हमारा हाथ इस वाष्प के ऊपर आएगा
पानी का क्या हो गया, कंडेंसेशन हो गया, मतलब वेपर का कंडेंसेशन हो गया, और ये कंडेंसेशन होते ही वाष्प किस में कन्वर्ट हो जाती है, जल में होती है ना। भाप के ऊपर थाली रखी रहती है तो थाली में पानी जमा रहता है, तो थाली में जैसी टकराती है भाप, थाली का टेम्परेचर कम होता है, इस कारण से भाप तुरंत क्या हो जाती है, पानी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, तो कंडेंसेशन हो रहा है। तो जल वाष्प का जल में परिवर्तन हुआ तो वाष्प की ऊष्मा को क्या करेगी, वह तुरंत छोड़ती है, तुरंत क्या करती है, रिलीज करती है। तभी तो आपको हीट मिल रहा है ना, हाथ को अचानक से गर्म, अचानक से हाथ हमारा भयंकर तेजी से ज़्यादा जलन करता है। जब भाप से जलते तो हम लोग बहुत ज़्यादा और ज़्यादा हीट होती है उसमें। तो हीट कहाँ से आ गई, वेपर के अंदर जो थी उसको क्या हो गया, हीट को रिलीज करती है। तो संघनन जब भी होता है तो हीट रिलीज होती है, बस ये दिमाग में रखना है कि जब भी संघनन होगा तो हीट क्या होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है, हीट रिलीज्ड। इसे हम लोग क्या कहेंगे, संघनन के, इसे हम लोग क्या कहेंगे, संघनन की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। भाप तो रहता है ना, भाप तो भाप है, तो भाप में पानी की मात्रा तो आई, भाप ही का मतलब ही है वहाँ पे वाटर वेपर, जो उसके मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर आपका क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है और वो वाष्प के रूप में कन्वर्ट होता है। ठीक है, उतना पानी आपका जल के रूप में नहीं होगा, लेकिन रोकते हैं तो कुछ ना कुछ हीट आपको, हीट हैंड को ट्रांसफ़र होती है आपकी जो। और हीट कहाँ से आती है, तो फिर एक होता है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। पानी, जब पानी भाप बनता है वाष्पीकरण होता है, ये कहाँ से आ गया, वाष्पीकरण। यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, इवेपोरेशन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, इवेपोरेशन हो रहा है, राइट। अब ये इवेपोरेशन कैसे हो रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है ना। इवेपोरेशन कैसे हो रहा है यहाँ पर, तो हीट को यहाँ पे क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ पे जो है ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, ऊष्मा को ग्रहण कर रही है। तो वही ऊष्मा किस में चली गई, भाप में चली गई, ऊष्मा का अवशोषण। तो वाष्पीकरण में क्या हो रहा है, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, ऊष्मा को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, हीट को रिसीव किया जा रहा है। आकांक्षा समझ में आ रहा है, तभी तो पानी जो है भाप बन के उड़ेगा, है कि नहीं। जल है तो जल वाष्प बन के कैसे उड़ेगा, क्योंकि जल आपका हीट को पहले क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, हीट रिसीव कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होता है आपका जो है, इवेपोरेशन होना स्टार्ट होता है। तो इस वाष्प के अंदर भी ऊष्मा छुपी हुई है, इसको वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो इसमें ऊष्मा ग्रहण करते हैं, इसमें ऊष्मा रिलीज होती है, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। तो इसमें ऊष्मा ग्रहण की जाती है, ऊष्मा एब्जॉर्ब की जाती है, ऊष्मा ग्रहण हो रहा है। ये जो ऊष्मा ग्रहण हो रहा है उसी को यहाँ पे छोड़ देते हैं तो संघनन हो जाता है। आई ना बस समझ में। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका कि जो भी आपके पास सोर्स है, सनरेज हो या नीचे से हीटर से गर्म कर रहे हो, पानी गर्म होने स्टार्ट होगा। गर्म का मतलब ये हीट क्या कर रहा है, वह गर्म का मतलब ये कि पानी हीट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट को रिसीव कर रहा है, इसलिए उसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके यही वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, वाटर वेपर में। तो इसका मतलब इस वाटर वेपर के अंदर भी क्या है, ऊष्मा छुपी हुई है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन कहेंगे। तो लेटेंट हीट दो प्रकार की हो गई है ना। लेटेंट हीट हमारी दो प्रकार की हो गई, एक पहला संघनन की, और उससे पहले कौन सा आपका, इसको पहला लिख सकते हो, इसको दूसरा लिख सकते हो। तो सबसे पहले इवेपोरेशन के दौरान हीट रिसीव कर रहा है, उसी को बाद में रिलीज कर देते हैं। मैंने कहा ना, प्रकृति में बैलेंस होता है हमेशा, नेचर में हमेशा क्या होता है, बैलेंस है। यदि कहीं पे रिसीव हो रहा है तो बाद में कहीं ना कहीं रिलीज करेगी, तभी पूरा एटमॉस्फेयर में या अर्थ के ऊपर क्या बना रहता है, बैलेंस बना रहता है, जिसको अभी अप्लाई करेंगे। आ रही बस समझ में। तो यहाँ पे याद रख लेना, तो दोनों को गुप्त ऊष्मा लिख लो। गुप्त ऊष्मा दो प्रकार की होगी, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा में ऊष्मा रिसीव की जाती है, ग्रहण की जाती है, और संघनन की गुप्त ऊष्मा से
उष्मा क्या होता है, उत्सर्जित होती है, इसलिए वाष्पीकरण होता है तो ठंडा होता है टेम्परेचर। जैसे आपका एसी ठंडी हवा क्यों देता है, या कूलर ठंडी हवा कहाँ से आती है कूलर के पास, तो इससे टेम्परेचर कम होगा और उससे टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। कूलर कैसे काम करता है, कूलर वाष्पीकरण से काम करता है। आ रही ना बात समझ में, तभी तो कुछ समय बाद पानी खत्म हो जाता है तो उस पूरे पानी का क्या हो गया, वाष्प बन करके उड़ गया। तो वाष्प बन के उड़ गया मतलब उस एयर की टेम्परेचर को कम कर देते हैं, आपका जो एनर्जी वहाँ पे खर्च हो रही है, इसलिए टेम्परेचर क्या हो गया, डाउन हो गया। तो कूलर हो चाहे एसी हो, ये इस पर काम करते हैं, है ना। एसी के अंदर भी एक ऐसी गैस होती है जो इवेपोरेट होती है, फ्रिज के अंदर भी होती है ना। फ्रिज के अंदर भी एक पाइप के थ्रू वो गैस क्या होती रहती है, CFC अब यूज नहीं होती है, अब तो फ्रीऑन करके यूज होती है आपकी जो है, तो वो आपकी क्या होती है, सर्कुलेट होती रहती है, तो एयर को क्या करती है, इवेपोरेट करती है, इसलिए गैस कुछ समय बाद क्या होती है, ख़त्म हो जाती है ना। आपकी जो है गैस भरते थोड़ी देर बाद क्या हो जाती है, जैसे कोई भी चीज़ इवेपोरेट होगी तो ठंडा फील होगा। जैसे पेट्रोल के ऊपर हाथ डालोगे तो आपको थोड़ा ठंडा फील होता है, क्योंकि पेट्रोल अपने आप क्या होता है, उड़ते रहता है, तो पेट्रोल ठंडा फील होता है। कभी गौर किए हो ना भाई, हाँ। चलिए एनीवे, ये कहाँ गायब हो गया, तो चालू है, लाइट चलेगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसी को एटमॉस्फेयर में ले आते हैं कि कंडेंसेशन ऑफ लेटेंट हीट से एटमॉस्फेयर कैसे गर्म होता है। तो पूरे पृथ्वी पर 71% क्या है, पानी है। तो सूर्य की ऊर्जा खर्च किस में हो रही है, वाष्पीकरण में, है ना। यदि पृथ्वी पर पानी नहीं होता, 71% महासागर नहीं होता, तो अभी जो 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर है वो, या 15 डिग्री जो एवरेज है पृथ्वी का टेम्परेचर, वो 25-30 डिग्री से ऊपर होता। समझ गए ना भाई। मैंने कहा ना, प्रकृति भगवान ने जो बनाया है तो उसमें लैंड ज़्यादा नहीं बनाया, पानी ज़्यादा बना दिया। बना नहीं, वैसे तो वो अपनी नेचुरल अर्थ फॉर्मेशन प्रोसेस के थ्रू डेवलप हुआ है, लेकिन जो भी डेवलप हुआ है वह सोच समझ करके अपने आप अच्छे से डेवलप हुआ है। यदि पानी की जगह पर लैंड ज़्यादा हो जाए तो पृथ्वी फिर से रहने लायक नहीं रहती, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता ना। रहते भी तो हमारी थोड़ा सा शकल सूरत से लेके जीव जंतु जानवर कुछ अलग प्रकार के होते, ठीक है, तो इतने साफ़ सुथरे नहीं होते हम लोग। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो आदमी हो सकता है उसको बर्दाश्त करने लायक दूसरे प्रकार के जीव के रूप में विकसित होते, ठीक है। अब आते हैं, इसी को एटमॉस्फेयर में अप्लाई करते हैं। तो एटमॉस्फेयर खास करके, बाकी जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर तो हमने देखा ना पूरा का पूरा लेते, नीचे वाला तो ट्रोपोस्फियर हो गया, लेकिन उसके ऊपर फिर स्ट्रेटोस्फियर और बहुत सारी स्फीयर है। तो नीचे वाला तो हमारा गर्म हो गया, किससे, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से गर्म हो गया, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से गर्म हो गया, यहाँ पे ऑब्जॉर्व हो गया आपका जो। अब होता क्या है कि पृथ्वी पर 71% क्या है, ओशियंस है कि नहीं। 71% क्या हमारे पास, ओशियंस है। तो डेफिनेटली सन की जो एनर्जी है वह इसको भी मिल रही है ना। हो जाएगा वो थोड़े दिनों से, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं उसके बारे में सोचना और चिंता करना व्यर्थ है, समझ गए ना भाई। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में सोच करके परेशान होना। तो सूर्य की उष्मा से महासागर का जल भी क्या होते रहता है, इवेपोरेट होते रहता है। तो यहाँ पर इवेपोरेशन, लेटेंट हीट आ गई आपके पास, हाँ। और इस तरीके से सराउंडिंग से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या होगा, कम होता है
नो, मैंने कहा ना बैलेंस बनाने के लिए रोल प्ले करते हैं। यदि इधर लैंड है तो लैंड में टेम्परेचर इधर ज़्यादा बढ़ रहा है एब्जॉर्प्शन के द्वारा, तो यह इवेपोरेशन से टेम्परेचर थोड़ा सा क्या हो रहा है, कम भी हो रहा है। इसलिए ओवरऑल जो टेम्परेचर होता है या कोस्टल रीजन का टेम्परेचर कंपेरेटिवली क्या होता है, कम होता है ना। तटीय क्षेत्रों का तापमान अंदर के स्थलीय भागों की तुलना में थोड़ा सा कम होता है ना। अभी यकीन नहीं है तो बेंगलोर चले जाओ बीच में, और इधर चेन्नई चले जाओ या कोचीन चले जाओ या मुंबई चले जाओ, तो बेंगलोर का टेम्परेचर 40 डिग्री मिलेगा, तो इधर आपका 35 डिग्री के आसपास होगा, 35-37 डिग्री होगा। किसका, मुंबई चेन्नई, इनका टेम्परेचर, जबकि दोनों ही सेम लेटीट्यूड पर है आपका, बेंगलोर और चेन्नई मान लेते हैं। यहाँ पे चेन्नई ले लो, दोनों पास पास है बेंगलोर और चेन्नई, लेकिन जाके घूम के आओ, यहाँ पे 40 डिग्री मिलेगा तो यहाँ पे कम से कम कितना मिलेगा, 35 डिग्री मिलेगा। मॉइस्चर भले ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, 40 डिग्री ज़्यादा अच्छा लगेगा 35 डिग्री की तुलना में, ठीक है, वहाँ मॉइस्चर नहीं है। लेकिन ये चिपचिप वाली गर्मी होगी तो ज़्यादा परेशान करती है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, चिपचिप वाली गर्मी बोलते हैं ना। मॉइस्चर ज़्यादा है, टेम्परेचर भले कम है लेकिन मॉइस्चर ज़्यादा है, तो ज़्यादा हम लोग को परेशान करती है, क्योंकि हमारा पसीना भाप बन के उड़ नहीं पाता है। मैंने फिर से कहा, पसीना भाप बन के उड़ नहीं पाता तो हमको गर्मी और ज़्यादा लगती है। और टेम्परेचर ज़्यादा है लेकिन पसीना भाप बन के उड़ रहा है तो हमें उतनी गर्मी फील नहीं होती। हाँ, लेकिन पानी की कमी बनी रहेगी, तो पानी इसलिए पीते रहना चाहिए बोलते हैं। गर्मी से, धूप की गर्मी से तबीयत खराब नहीं होती है। हम जितना भाप बन के पानी उड़ रहा है हमारे शरीर से, डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है बॉडी में, इसलिए पानी पीते रहो पीते रहो पीते रहो, जितना पी सकते हो पीते रहो। तो गर्मी में ऐसा नहीं कि धूप में घूमे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, तब होगी जब पानी आप पर्याप्त नहीं ले रहे हो। है ना बस समझ में? क्या हो गया मिताली? हैं? इसका मतलब नहीं कि पानी लेके निकल लिए घूमने के लिए धूप में ठीक है, तो तुम लोग नहीं झेल पाओगे उतनी गर्मी, क्योंकि आराम में पले बड़े लोग हो, है ना। तो हम लोग झेल लेंगे। मैं अभी भी धूप में घूमूंगा तो तबीयत खराब नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि हम बचपन से उसी धूप में 12 बजे दोपहर में धूप में खेलते थे मस्त, रेत से लेके कीचड़ से लेके सब में पले बड़े हैं, तो हमारी तबीयत खराब नहीं होती है। लेकिन आजकल के बच्चे जो कंप्यूटर वाले पैदा हो उड़ते ही पंखा एसी सब चलाने लग जाते हैं, तो फिर वो नहीं झेल पाते। चलिए एनीवे, तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, तो ये समझ में आ गया आपका। तो यहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा है। अब यही वाष्प जो है बाद में ऊपर उड़ करके यहाँ पर क्या हो रहा है, इनका संघनन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। यही जलवाष्प जो है बाद में ऊपर जा करके क्या हो रही है, कंडेंस हो रही है, और इसी से फिर कंडेंस होकर के तो बारिश होगी या बादल बनेंगे, क्लाउड्स बनेंगे। तो जहाँ पे क्लाउड्स बनते हैं वहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, एटमॉस्फेयर में जा रहा है, तो संघनन हो रहा है। तो संघनन की लेटेंट हीट यहाँ पर क्या हो रही है, उत्सर्जित हो रही है, तो यहाँ पे टेम्परेचर को क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। तो इस कारण से एटमॉस्फेयर को इससे भी टेम्परेचर मिल रहा है, इससे भी हीट मिल रही है, इसलिए इसका टेम्परेचर क्या होगा, बना रहता है, बैलेंस बना रहता है। इसलिए कभी भी कोई क्वेश्चन, एक बार बीच में आता था क्वेश्चन कि बारिश होती है तो बारिश होने के दौरान एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, ये क्वेश्चन था बहुत पहले, जब हम लोग 10 साल पहले दिए थे, तब की बात बता रहा हूँ। तो कॉमन सेंस बिना पढ़े तो हम यही मारेंगे, भाई बारिश हो रही तो ठंडा ही होगा, गर्म कहाँ से होगा, हाँ यही मारोगे ना भाई क्वेश्चन आंसर, कि जब बारिश होती है तो बारिश के दौरान वायुमंडल का तापमान बढ़ता है या घटता है ना। ड्यूरिंग द रेनफॉल लिखा हुआ है, बाद में तो ठंडा होगा, बाद की बात है, ठंडा बाद में क्या होगा, क्योंकि धरती ठंडी हो गई, तो पहले धरती ठंडी हो गई, तो फिर धरती ठंडी हो गई, तो फिर ठंडी हवा आसपास की हवा को क्या कर देगी, ठंडा कर दी, वो तो बात की बात है। लेकिन जिस समय बारिश हो रही है तो उस समय एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है, ये क्वेश्चन है। तो कॉमन सेंस लगा के क्या मारोगे, कॉमन सेंस लगा के तो घटता ही मारोगे। लेकिन जब भी बारिश होती है तो उस समय आसपास के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। क्यों, क्योंकि संघनन की गुप्त ऊष्मा यहाँ पर क्या हो रही है, उत्सर्जित हो रही है, रिलीज हो रही है। आ रही बात समझ में? संघनन की गुप्त ऊष्मा यहाँ पर क्या हो रही है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो रही है, रिलीज हो रही है ना। मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ ताकि एक सब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन पाएंगे, नहीं रहेंगे तो फिर कितना भी कोशिश करोगे नहीं बनेंगे, कितनी भी बुक्स पढ़ लो
समझ में आया? दुनिया जहाँ की क्लासेस कर लो नहीं बनेंगे। आ गया समझ में? तो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो एक पोर्शन ये है, और यदि हम पांचों में कंपेयर करें पूरे एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे पूरे एटमॉस्फेयर को गर्म करने में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो संघनन की गुप्त ऊष्मा का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। हाँ, ये तो चला गया उधर वाला। इसका संघनन की गुप्त ऊष्मा का कंट्रीब्यूशन क्या होता है आपका जो है, इसका सबसे ज़्यादा होता है। अभी पढ़ेंगे बजट में, ऊष्मा बजट पढ़ेंगे, 19% इसका कंट्रीब्यूशन होता है। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन का कंट्रीब्यूशन एटमॉस्फेयर को हीट करने में कितना होता है? 19% होता है। कन्वेक्शन का होता है 9% और रेडिएशन का होता है 6%, है ना। ये अलग से देखेंगे। बाकी जो बची जाती है वो अपने आप रेडिएशन चली जाती है, शून्य में चली जाती है, उसका कोई योगदान नहीं होता है। बजट पढ़ेंगे उसमें आएगा अभी। लेकिन अभी तीनों में कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया? सेकंड कन्वेक्शन और थर्ड आपका रेडिएशन, समवन। आ रहा है बात समझ में? तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि लोअर एटमॉस्फेयर की जब बात होगी तो लोअर एटमॉस्फेयर में तो कन्वेक्शन का रोल ज़्यादा रहेगा, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के कॉन्टेक्स्ट में है आपका। ओवरऑल एटमॉस्फेयर को गर्म करने में कंट्रीब्यूशन की बात होगी, पूरे वायुमंडल की बात कर रहे हैं, तब कंट्रीब्यूशन किसका ज़्यादा माना जाएगा? संघनन की गुप्त ऊष्मा का। क्यों? क्योंकि पानी ज़्यादा है पृथ्वी पर तो वाष्पीकरण होते रहता है, संघनन भी होते रहता है, इसलिए संघनन की गुप्त ऊष्मा भी एटमॉस्फेयर को कंटिन्यूअसली मिलते रहती है। आया समझ में? तो ये पॉइंट्स याद रखना है, ये किसी बुक्स में नहीं मिलेगा, क्लियर करके मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताएं। ललिता क्लियर है पॉइंट? बाकी इसका नोट्स भी दे दूंगा, नोट्स में भी लिखा रहेगा ना। अभी तो जो एनसीईआरटी है, जो नोट्स दिया गया उसको पढ़ लो साथ साथ, लेकिन उसके बाद प्रिंटेड नोट्स में सब लिखा भी रहेगा, तो उसको नहीं भी पढ़ोगे तो क्लास समझ में आ गई तो आपका काम हो जाएगा, है ना। उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, जो समझा रहा हूँ, जो कुछ चीज़ें नहीं लिखा रहा हूँ तो सेंटेंस के रूप में वहाँ पे रहेगा, लेकिन एग्ज़ाम में तो लिखना इतना ही है कि नहीं? तो ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ तक कोई समस्या किसी को? चलिए, तो ये हो गया आपका। अब लास्ट है एडियाबेटिक प्रोसेस से भी कुछ वायुमंडल थोड़ा बहुत गर्म होता है, ठंडा होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस या रुद्धोष्म प्रक्रिया, ये बताओ क्या होता है? साक्षी 1, साक्षी 2, साक्षी 1 बताओ, कुछ याद सुना है? नाम सुना है रुद्धोष्म? 12वीं तक क्या था तुम्हारा? बीकॉम या बेकॉम? चलिए, तो बीकॉम वालों को थोड़ा और ज़्यादा कुछ चीज़ों के लिए ज़्यादा मेहनत, जैसे कई जगह फ़ायदा भी होता है। यदि आपने बीकॉम अच्छे से किया तो इकोनॉमी में फ़ायदा होगा, इकोनॉमिक्स वगैरह कंटेंट वगैरह पढ़ते तो वहाँ पे समझने में आसानी हो सकती है। लेकिन हम लोग बीकॉम जो उतना अच्छे से पढ़ते नहीं है, 12वीं तक भी ले लिए तो उतना अच्छे से, जो CA की तैयारी करने के उद्देश्य से पढ़ते हैं उन लोग ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं। 10वीं के बाद यदि आप कॉमर्स रख रहे हो और टारगेट है CA बनने का, तब तो अब जम के पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हम लोग या तो 10वीं के बाद डिसाइडेड है कि BA करना है या फिर BSc करना है या फिर बीकॉम करना है, तो हमारे यहाँ उतना एजुकेशन सिस्टम। लेकिन बीकॉम में भी ठीक है, अच्छे से मेहनत करोगे तो स्कोप रहते आगे, क्योंकि अकाउंटेंट तो सभी को चाहिए ना भाई, सभी कंपनियों के अकाउंटेंट चाहिए। तो बीकॉम में भी अच्छा स्कोर, अच्छा समझ जाओगे, कर लोगे तो हर एक जगह अकाउंटेंट की नौकरी छोटी बड़ी सभी कंपनी में होती है। हमको भी रखना ही पड़ता है कोई ना कोई अकाउंटेंट, जो हिसाब किताब देखता है। नीचे जो सबसे मेन अकाउंटेंट है, जो पूरे इंस्टीट्यूट का देखता है, 75,000 उसकी सैलरी है, हालांकि सीनियर भी है 10-15 अकाउंटेंट। दूसरी बात, उसमें एक ईमानदारी का गुण भी देखते हैं हम लोग, है ना। अकाउंटेंट रखते समय अकाउंटेंसी आना भी चाहिए, और साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि वो अपना खुद का आदमी हो या ईमानदार हो। नहीं तो छोटी छोटी बातों पे ध्यान तो दे नहीं पाते हम लोग, तो घपला करने में उसको टाइम नहीं लगेगा। इसलिए अकाउंटेंसी की नौकरी के लिए टैलेंट के साथ साथ ईमानदारी की वैल्यू भी होती है। इसलिए जितने भी अकाउंटेंट होते हैं वो खुद के क्लोज के आसपास लोग ही होते हैं। अब बड़ी कंपनी है तो बात अलग, अब तो ऑनलाइन आ गया तो बहुत ज़्यादा हेर फेर की संभावना नहीं रहती है। तो एथिक्स में सब चीज़ें काम आएंगी।
बताओ साक्षी 2 क्या होता है? रुद्धोष तुमने तो पढ़ा होगा फिजिक्स में थोड़ा बहुत, अभी अभी ताज़ा ताज़ा। थर्मोडायनामिक्स। और कौन है साइंस बताओ निराली? रुद्धोष में वर्ड कहीं पे सुना है? केमिस्ट्री में भी होता है, फिजिक्स में भी होता है, क्या है बताओ उदित? ठीक, हाँ ठीक है, समझ रहे हो। चलिए उसी को अब थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। एक छोटा बर्तन ले लो और एक बड़ा बर्तन ले लो, इसमें भी हवा भरी हुई है, इसमें भी हवा भर दिया हमने। ठीक है, अब इसमें खाली कर देते हैं, अभी भरो मत। वायु, हवा की जगह वायु लिखना है। यदि इसका टेम्परेचर मान लेते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, बड़े वाले बर्तन में जो हवा है, और इस एयर को हम लोग विदाउट कॉन्टेक्टिंग विथ एटमॉस्फेयर, इसको बिना एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में लाए किसी पाइप के थ्रू सीधा ट्रांसफ़र कर देते हैं इस वाले छोटे वाले बर्तन में, तो एयर तो कॉम्पैक्ट हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में इस बर्तन में आने के पश्चात इस एयर का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, वही रहेगा? बताओ अब आंसर। डायग्राम से समझो क्वेश्चन क्या बताया, पूछा। ट्वेंटी 25 ही रहेगा बोल रहे उदित। एक बोल रही कम होगा, एक बोल रही एक ज़्यादा हो जाएगा, बोल दो। तीनों में से एक आंसर तो हो ही जाएगा। क्या होगा ललिता? वही रहेगा। साक्षी? एटमॉस्फेयर से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे, सिर्फ डायरेक्टली पाइप से ट्रांसफ़र करके दूसरे में डाल दे रहे हैं। देयर इज नो कांटेक्ट बिटवीन एटमॉस्फेयर, आउटर एनवायरनमेंट टू दिस एयर। जैद क्या होगा? हाँ, कम होगा। समीर? छोटे बॉक्स में नहीं, इस एयर का टेम्परेचर, ये पहले अभी तो वैक्यूम, इसमें हवा नहीं है अभी। इसी एयर को निकाल करके हमने विदाउट कॉन्टेक्टिंग विथ आउटर एटमॉस्फेयर, आउटर एनवायरनमेंट, वी हैव पुट दिस एयर इनटू दिस स्मॉल वन। तो उससे अब इस एयर का टेम्परेचर यहाँ आने के बाद 25 ही रहेगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा, ये बताना है। ज़्यादा क्यों होगा बताओ चलो। मतलब साक्षी तुमसे छोटी है तो तुम साक्षी में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कम होगा? चलिए टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सीधी सी बात, कॉमन सेंस है। यहाँ पे एयर दूर दूर है, एयर पार्टिकल्स दूर दूर है, उसको हम छोटे में ला के डालते, एयर पार्टिकल्स क्या होंगे? पास पास आएंगे, कॉम्प्रेस होंगे। तो यहाँ आने के बाद एयर पार्टिकल्स क्या हो रहा है? यहाँ पे जो है कॉम्प्रेस्ड हो रहा है। तो कोई भी चीज़ को कॉम्प्रेस करोगे तो आपस में पार्टिकल्स टकराएंगे तो हीट क्या होगी? रिलीज होगी। तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा ना। और इसका उल्टा करेंगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। इससे यहाँ डाल देंगे तो फिर से टेम्परेचर क्या हो जाएगा? तो इस एयर के टेम्परेचर के बढ़ने और घटने में एटमॉस्फेयर से हीट एक्सचेंज का कोई रोल नहीं है। सिर्फ एयर का टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है? वॉल्यूम चेंज होने के कारण से बढ़ रहा है। आ रही बात समझ में? एयर का टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है? यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है, यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया? है ना, वॉल्यूम मतलब आयतन। हवा का आयतन यहाँ पे क्या हो गया? कम हो गया। अब यहाँ पे हवा का आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर में जो चेंज हो रहा है वह किस कारण से हो रहा है? आयतन में परिवर्तन के कारण से हो रहा है। जैसे तुम लोग ठंडी के दिनों में सिकुड़ करके सोते हैं, हम लोग थोड़ा सा ठंड कम लगती है,
तो आपके सिकुड़ने से बाहर का कमरे का टेम्परेचर बढ़ तो नहीं गया होगा, तो फिर ठंड क्यों कम लगती है आपको? क्योंकि आपके शरीर से जो उष्मा निकल रही है उसको आप कम वॉल्यूम में क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ठंडी क्या लगती है, कम लगती है। और गर्मी के दिनों में जितना फैल सकते हो उतना फैल के सोने की कोशिश करते हो ताकि गर्मी कम लगे, आयतन बढ़ा देते हो अपना, और ठंडी के दिन में आयतन कम कर देते हो। तो आपके शरीर के आयतन को बढ़ाने से और आयतन को घटाने से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर थोड़ी चेंज हो रहा है बस, लेकिन क्या हो रहा है कि आपके शरीर की जो उष्मा है ज़्यादा क्षेत्र में खर्च हो रही है तो कम लगेगा, ठंडी लगेगी थोड़ी सी, और कम खर्च क्षेत्र में खर्च हो रही है थोड़ी सी क्या लगेगी, गर्मी लगेगी। यहाँ से एटमॉस्फेयर से हीट का एक्सचेंज का कोई रोल नहीं है। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, रुद्धोष्म परिवर्तन कहते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रिया कहते हैं, या रुद्धोष्म ताप परिवर्तन। अब इसी में हम लोग एक लाइन आ जाएगा, रुद्धोष्म ताप परिवर्तन, एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज। लिखिए परिभाषा, एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज लिखिए। जब किसी वस्तु के तापमान में बिना वायुमंडल से उष्मा के आदान प्रदान किए, बिना वायुमंडल से उष्मा के आदान प्रदान किए ताप में परिवर्तन होता है, जो उसके केवल आयतन में परिवर्तन के कारण से होता है, जो उसके केवल आयतन में परिवर्तन के कारण से होता है, उसे रुद्धोष्म ताप परिवर्तन कहते हैं, उसे रुद्धोष्म ताप परिवर्तन कहते हैं। इंग्लिश में लिख लीजिएगा, टेम्परेचर चेंज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंजेस इन इट्स वॉल्यूम, temperature changes of any object due to changes of its volume, not exchanging of heat from exchange of heat from एटमॉस्फेयर, कॉमा लगा दीजिए, नोन एज एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज। समझ गए? मतलब एटमॉस्फेयर से हीट एक्सचेंज का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उसके वॉल्यूम में चेंज के कारण से ही उसके टेम्परेचर में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वॉल्यूम घट गया तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, है ना, वॉल्यूम घट गया तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो डायरेक्टली रिलेशन हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो नहीं, उल्टा संबंध हो जाएगा, वॉल्यूम और एयर टेम्परेचर या किसी भी चीज़ के टेम्परेचर का उल्टा होगा ना। वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर और वॉल्यूम घटेगा तो टेम्परेचर, ठीक है, यूनिवर्सली। नहीं माइनस नहीं है, वो तो डॉट माइनस का क्यों लिखूंगा भाई वहाँ पे, ठीक है। आया समझ में? तो इसको एडियाबेटिक चेंज कहते हैं। अब यही चीज़ एटमॉस्फेयर में भी होती रहती है, जैसे कोई हवा ऊपर उठ रही है तो फैलती है, और कोई हवा नीचे बैठ रही है तो सिकुड़ती है ना। एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में कहीं पर हवा ऊपर उठ रही है तो फैल रही है, क्योंकि ऊपर का प्रेशर क्या है, कम है, तो इस एयर के टेम्परेचर में क्या होगी, कमी होगी। और कहीं पे हवा बैठ रही है तो क्या हो रही है, सिकुड़ रही है, तो थोड़ा बहुत टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ेगा भी। तो हवा नीचे बैठती है, इसको हम लोग कहते हैं सब्सिडेंस ऑफ एयर, हवा का अवतलन। तो जब भी हवा कहीं पे नीचे अवतलित होगी, बैठेगी, तो क्या होगा, टेम्परेचर और अपलिफ्ट करेगी तो क्या होगा, अपलिफ्टिंग ऑफ एयर। हिंदी में कहेंगे हवा का ऊपर उठना, ऊर्ध्वगमन।
ना, ऊपर या हवा का ऊर्ध्वगमन कहते हैं, ऊर्ध्वगमन, ऊपर की ओर उठेगी तो अपलिफ्टिंग एयर। और सब्सिडेंट को कहते हैं अवतलन, हवा का अवतलन, नीचे बैठना। तो ये प्रोसेस भी होते रहती, कहीं पे हवा ऊपर उठ रही है तो कहीं पे नीचे बैठ रही है, तो थोड़ा बहुत टेम्परेचर इसके कारण से भी क्या होता है, चेंज। लेकिन लोकल टेम्परेचर चेंज होता है, जैसे कहीं पे हवा यहाँ पे ऊपर उठ रही है तो यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे अपने एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, एग्जॉस्ट चलता है, तो एग्जॉस्ट चलाते तो हम गर्म हवा को क्या कर देते, बाहर फेंक देते। गर्म हवा को क्या कर दिया, बाहर। तो गर्म हवा ऊपर उठ रही है, इसका मतलब फैल रही है, जिससे थोड़ा सा टेम्परेचर आपको क्या लगता है, कम लगता है कमरे का, है कि नहीं। तो ये ध्यान, तो ये भी प्रोसेस के थ्रू। तो ये 5वां नंबर भी याद रख लेना, कभी क्वेश्चन आ जाए कि एडियाबेटिक चेंज से भी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कुछ लोकल कंडीशंस में क्या होता है, बढ़ता है या घटता है। ये 5 प्रोसेस, 3 मेन है, मैंने फिर से कहा है। अब क्वेश्चन बनाने वाला कहाँ से क्या बनाएगा, लेकिन 5 के अलावा 6वां नहीं है। एटमॉस्फेयर को गर्म और ठंडे करने में इन सब का कंट्रीब्यूशन होता है। क्लियर पॉइंट। तो आज के लिए इतना काफ़ी। कल देखेंगे तापमान को प्रभावित करने वाले कारक और उसकी आगे की चीज़ें। तो धीरे धीरे, है ना, कॉन्सेप्ट है थोड़ा, इसलिए टाइम ज़्यादा लगेगा, आराम से समझने वाली चीज़ें हैं, और 1-2 टॉपिक के बाद स्पीड बढ़ जाएगी।